गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूं। आप लोगों के बीच क्लास 10th में आज क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियामक ज्यामिति लेकर आया हूं। बाबू, आप समझो कि नियामक ज्यामिति दो बातें हैं। आप ज्यामिति के बारे में पूर्व में भी पढ़ा और नियामक ज्यामिति के बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, परंतु आज हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि ज्यामिति, जया जोड़ मिति। जया का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, और मिति का मतलब होता है माप। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो भूमि का माप, यानी ज्यामिति का अगर शुरुआत हुआ होगा तो ऐसा माना जाता है कि भूमि के माप से शुरू हुआ होगा, ऐसे लोगों को कहना है। ये ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, अनेकों प्रकार के आकृतियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग हल करते हैं। ये ज्यामिति है। लेकिन एक नई बात आती है नियामक। व्हाट इज कोऑर्डिनेट, बहुत मुख्य बात है। टॉपिक में देखेंगे आप कि नियामक है क्या। सवाल मन में उठता है बच्चे, नियामक है क्या? तो आप देखेंगे कि सपोज करो कि यह एक प्लेन है, समतल है। मान लिया जाए कि समतल में यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा, इसको निर्धारित कर देते हैं और जो पोजीशन निर्धारित होकर आएगा वही हमारा नियामक होगा। देखो मेरे बच्चे, अब कहिए सर ये तो एक पॉइंट है, ना इसकी कोई लंबाई मालूम है, ना कोई चौड़ाई मालूम है, ना कोई ऊंचाई मालूम है, तो फिर सर इसका हम स्थान कैसे निर्धारित करेंगे? हाँ बेटा, यही तो चीज है। अब हम लोग देखेंगे कि समतल में किसी बिंदु का पोजीशन का निर्धारित करना कि ये पॉइंट कहां पर स्थित है, अगर हम निर्धारित कर देते हैं तो वे हमारा नियामक होता है। सपोज करो किसी भी पॉइंट का पोजीशन जब हम निर्धारित करके लाते हैं तो वह x, y के रूप में आता है, जहां x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहते हैं। x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोटि। तो आप देखेंगे कि सर आपने तो कहा कि समतल में किसी बिंदु का स्थिति को निर्धारित करना ही हमारा नियामक कहलाता है। तो आपने तो सर ये x, y जो आपने लिखा, इस पॉइंट के स्थिति जो आया वह x, y आया। जहां आपने x को भुज कहा, अंग्रेजी में एब्सिसा, और y को आपने ऑर्डिनेट कहा, हिंदी में कोटि। लेकिन सर मन में एक सवाल बनता है कि आखिर x, y ही क्यों आया और कैसे आया? तो देखो बेटा, इस पॉइंट के पोजीशन को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम इस प्लेन में इस प्रकार के दो रेखाएं इस तरह से खींचते हैं, जहां x o x डैश को हम लोग x अक्ष, y o y डैश को हम लोग y अक्ष कहते हैं। अब मन में आपका सवाल बनता है कि सर x अक्ष किसे कहते हैं? बाबू, हर पॉइंट पे मैथमेटिक्स में सवाल है और उसका सॉल्यूशन भी है। y अक्ष किसे कहते हैं? तो सीधा ध्यान रखना, ये पड़ी है और ये खड़ी है। पड़ी रेखा को x अक्ष और खड़ी रेखा को y अक्ष, और खड़ी और पड़ी, जैसे मान लो कि ये पड़ी और ये खड़ी है ना, तो आप देख रहे हैं कि ये पड़ी रेखा आपका x अक्ष होगा और ये खड़ी रेखा बेटा आपका y अक्ष होगा। तो खड़ी और पड़ी जिस बिंदु पे लड़ी है ना, जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं दोनों आकर के, उस पॉइंट को बेटा हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका O है, इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्ट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे कटते हो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का नियामक जो होता है वह 0, 0 होता है।
अब बात रह गई बेटा, एक्स अक्ष का डिफिनेशन देख लिया, वाई अक्ष का डिफिनेशन देख लिया। एक्स अक्ष पड़ी रेखा को एक्स अक्ष, खड़ी रेखा को वाई अक्ष, और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है कि यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट का मुझे पोजीशन निर्धारित करना है। तो आपने कहा कि सर x, y आया, कैसे आया, कैसे हम इस पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करेंगे? तो जिस पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करेंगे वहां से x अक्ष पे मैंने लंब खींचा और इस पॉइंट से y अक्ष पे मैंने लंब खींचा, जिसका नाम हम आपके पास दे देते हैं P से PM लंब खींचा x एक्सिस पे और PM लंब खींचा y एक्सिस पे। अब देखेंगे आप कि जो हमारे पास यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बन रहा है बेटा, ये x एक्सिस पर यहां से यहां तक ये x है और यहां से यहां तक जो y एक्सिस का जो दूरी है वह y है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आकृति बन रही है वह एक आयताकार है। तो आमने सामने के भुजा की लंबाई बराबर होगी, ये x है ना बाबू, ये भी x, ये y है ना, ये भी y। अब क्या आपने देखा कि इस पॉइंट का पोजीशन मुझे फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से x अक्ष पे मैंने लंब डाला, y अक्ष पे लंब डाला और दोनों लंब रेखा की लंबाई मालूम कर ली। अब इसे एक पेयर बना देना है, पहले x होगा उसके बाद y होगा। यही हमारा P पॉइंट का पोजीशन होता है x, y, जहां बेटा हम x को भुज कहेंगे और y को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित हो गया। अब मुख्य बात यहां पर यह आता है, सबसे बड़ी बात यह आता है कि बेटा देखो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को अगर आप मिला देते हैं तो इस तरीके से मिलाने के बाद क्या होता है कि यह एक रेखा जनरेट होता है। यानी रेखा जो है ना वह बिंदुओं का क्या है, सेट है। यानी बिंदुओं को मिला करके एक रेखा का निर्माण हुआ। यानी एक रेखा में देखा जाए तो अनगिनत बिंदु है और मैंने जो पोजीशन निर्धारित किया वो पॉइंट का ही किया है, बिंदु का किया है। तो मन में सवाल बनता होगा कि सर एक्स अक्ष पे ही सारे बिंदुओं को मिलाने से ये भी रेखा का निर्माण हुआ, ये भी रेखा का निर्माण हुआ। तो सर आप ये बताइए मुझे कि एक्स अक्ष पर अगर कहीं कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का नियामक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर कहीं पर भी ले लेंगे ना बाबू, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक जो होगा वह x, 0 होगा। अगर हम मूल बिंदु से इधर दाएं तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर इधर हम बाएं तरफ कहीं पर भी ले लेते हैं, सपोज करो यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का नियामक जो होगा वह -x, 0 होगा, क्योंकि इधर दूरियां जो है वह ऋणात्मक होती है और इधर दूरियां धनात्मक होती है। अब बात आता है उसी प्रकार से y अक्ष पे, सपोज करो ना कि मैं यहाँ पे y अक्ष पे एक पॉइंट ले लिया। सवाल आपसे पूछेगा कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे बेटा 0, y होता है। इधर साइड में अगर आते हैं हम तो 0, -y होता है, बस यही है। अब सवाल एक नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। अब कहता है मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? तो आपने कहा कि 0, 0 होगा, कैसे होगा? तो देखो बाबू, आप देख रहे हो कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब खींचते हैं और उन दोनों लंब रेखाओं की लंबाई मालूम करते हैं, और जो लंब रेखा की लंबाई मालूम होती है उसे एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, उसी को एक्स और उसी को वाई कहते हैं। देखो दोस्तों, अब हम यहीं पे खड़ा है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अगर हम लंब खींचने का प्रयास करें तो जैसे हम यहीं पे खड़ा है और यहीं पे अगर हम लंब खींचते हैं तो हमारा जहां पर है वहीं पे हम रहेंगे। अब देखो यहां से हम ना कहीं पे अब एक्स अक्ष पे लंब खींच सकते हैं ना वाई अक्ष पे लंब खींच सकते हैं। लंब खींचा तब ना ये दूरी बना यहां से यहां तक, और ये दूरी बना। अब हमने यहां से लंब खींचा ही नहीं, कोई दूरी बना ही नहीं, तो सीधा सीधा कहा जाए कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, क्योंकि लंब रेखा खींचा ही नहीं गया, और खींचा भी गया तो दोनों एक ही पॉइंट पे खींचा गया, तो दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं होगी, 0, 0 होगा। इसीलिए मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? 0, 0 होगा। अब आपने क्या सीखा
देखिए x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x, 0, इधर आते हैं तो -x, 0, y अक्ष पे किसी भी बिंदु का नियामक 0, y, इधर आते हैं बेटा तो 0, -y। अब एक सवाल ये बनता है, आपसे प्रश्न 1 नंबर के पूछे जाएंगे परीक्षा में कि x अक्ष पर, ध्यान से सुनेंगे, x अक्ष पर y का नियामक होता है। तुमसे पूछ रहे हैं बताओ बाबू, y का नियामक होता है कहां पे? x अक्ष पर y का नियामक होता है। दोस्तों y का नियामक 0 होता है। यही तो मैंने पूछा था, जिस अक्ष पे बात करेंगे वो रहेगा और जिसकी बात नहीं करेंगे वो 0 होगा। x अक्ष पे बात किया y 0 होगा, y अक्ष पे बात करेंगे देखो दोस्तों x 0 होगा, है ना। तो x अक्ष पर y का नियामक 0 होगा और y अक्ष पे x का नियामक 0 होगा। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ सवाल बनता है बेटा, इसका ख्याल रखेंगे। अब कोई पॉइंट आपको दे देगा, जैसे मान लो कि 2, 3 दे दिया, 1 नंबर का सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें भुज कौन होगा। अरे बाबू, तो जो आपके पास ये है ये भुज होगा और ये आपके पास y है, ये क्या होगा? कोटि होगा। तो सीधा कहेंगे कि x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा, भुज हमारा 2 होगा और कोटि हमारा 3 होगा। इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये 1 नंबर का सवाल बनता है, आसानी से आप इसको कैच कर लेंगे। अब बाबू एक महत्वपूर्ण बात आता है नियामक ज्यामिति के अंतर्गत में, जो आप यह देखेंगे कि नियामक के बारे में आपने देखा, x अक्ष y अक्ष के बारे में आपके बीच चर्चा हुई। उसके बाद आपने देखा कि x अक्ष और y अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक या नियामक क्या होगा, उसके बारे में आप लोगों के बीच चर्चा हुई। और अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वह क्या है? क्वाड्रेंट। देखिए कहता है, सपोज किया जाए कि मान लो कि ये x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष है, तो क्या आप देखने वाले हैं कि x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, ये दो आपके पास रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहां पे O पॉइंट पर काटती है। अब बात यह है कि मुझे डिफिनेशन जो देना है वह क्वाड्रेंट का कहता है। क्या कहता है? इसी को कहते हैं पाद, या इसी को बोला जाता है चरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। इंग्लिश में कहें तो इसी का नाम है बेटा क्वाड्रेंट। देखिए बहुत अच्छी बात। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, पाद, चरण, चतुर्थांश किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो देखो सीधा सीधी इसके डिफिनेशन हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को पाद, चरण या चतुर्थांश कहते हैं। देखो बेटा, किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए, द होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। देखिए किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए, कैसे पता चलेगा कि ये हमारा 4 बराबर भाग में बांटा कि नहीं बांटा? तो देखो पूरा होल एंगल 360 डिग्री का होता है और ये दोनों रेखाएं जो खींची गई हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है। ये कहता है कि हम तुम पे लंब हैं, तो ये भी कहता है कि हम तुमको छोड़े नहीं हैं, माने दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, जम के लंब है हो। तो क्या देखेंगे कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और जोड़ो तो 490 आपका 360 आ गया, मतलब इक्वल पार्ट्स में बटा है। तो देखिएगा कि ये भी पाद होगा, तो नामांकन कर देते हैं, ये प्रथम पाद होगा, ये आपके पास आ गया द्वितीय पाद होगा, फिर आपके पास ये तृतीय पाद होगा, फिर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास चतुर्थ पाद होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने देखा कि क्वाड्रेंट है क्या, पाद या चरण या चतुर्थांश कहते किसे हैं? तो इसका डिफिनेशन यही जवाब देना कि किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को हम लोग पाद या चरण या चतुर्थांश कहते हैं। बेटा इसको आसानी से समझने के लिए मैंने आपको डिफिनेशन दिया। अब आप देखेंगे यहां पर
ऐसा भी पूछेगा कि बाबू रे किसी भी पाद में अगर हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालेंगे तो x, y के रूप में होगा। लेकिन मुख्य सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल, वो जो सवाल आने वाला है बेटा वह यह आने वाला है कि प्रथम पाद में जो पॉइंट का पोजीशन होगा उसका चिन्ह कैसा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका चिन्ह कैसा होगा, थर्ड में कैसा होगा। अरे यार तो कितने लोग रटते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो ना, ये एक अक्ष है ना, तो इधर के भाग पॉजिटिव, एने के भाग निगेटिव। ये वाई अक्ष है, ये पॉजिटिव और एने के भाग हो जाएगा निगेटिव। अरे यार तो देखे के बात है कि ये घर का जो निर्माण हुआ है हमको इस रेखा और इस रेखा से हुआ है। बड़ी मार्मिक बात, ध्यान देंगे तो जरूर सीख जाएंगे, रट्टे की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो ये आपके पास जो आया ना, ये लाइन और इस लाइन से हमारा ये घर का निर्माण हुआ है, तो ये x है पॉजिटिव, y है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के पोजीशन का चिन्ह जो होगा प्लस प्लस होगा बाबू। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइन और इस लाइन से ये घर बना है, तो x है निगेटिव, y है पॉजिटिव, तो इसमें जो भी पॉइंट का पोजीशन होगा वो निगेटिव और पॉजिटिव होगा। इसको देखेंगे बाबू तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, x निगेटिव, y निगेटिव, इसलिए इसका दोनों का चिन्ह निगेटिव निगेटिव आता है। जबरदस्त बात फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यही दो लाइन से ये घर बना। अगर ये दो लाइन नहीं होता तो इस घर का अता पता नहीं था बाबू। तो देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन से इस घर का निर्माण हुआ है, तो ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है दोस्तों। तो आपने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का जो हमारे पास चिन्ह होगा, पोजीशन का उसका जो चिन्ह होगा, कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होगा वो प्लस और माइनस होगा। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये लाइन पॉजिटिव, ये लाइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन का कोऑर्डिनेट का पोजीशन का चिन्ह जो होगा प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, ये लाइन, तीसरे में माइनस माइनस, चौथा में देखो ये तो पक्का कि पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस, दूगो तो फिक्स बेटा। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये तो कोई टेंशन नहीं है। प्रथम प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस, लफड़ा ये दोनों में होता है कि माइनस प्लस की प्लस माइनस। तो देखो पहले गरीब होगा उसके बाद अमीर होगा, ओकर बाद अमीर है तो वो गरीब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें हम कि ये माइनस से प्लस, गरीब से अमीर बना और इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस। तो प्रथम प्लस प्लस, दूसरा गरीब से अमीर, तीसरा एकदम प्योर गरीब गरीब और चौथा भाई अमीर से गरीब, ठीक है। तो ये चीज है, इसका साइन आप याद रखेंगे। आपको एक नंबर का सवाल पूछता है और बहुत ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि -2, -3 किस पाद में स्थित है। आपसे सवाल पूछेगा किस पाद में स्थित है या किस चरण में स्थित है, क्वेश्चन आपके पास आया। तो देखो बेटा, x का चिन्ह निगेटिव, y का भी चिन्ह निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव किस पाद में है बेटा, तृतीय पाद में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इस तरीके से 2, 3 दे देगा, कहेगा किस पाद में स्थित है, तो x प्लस y प्लस, देख रहे हैं दोनों का चिन्ह प्लस प्लस, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आपका एक नंबर का सवाल एकदम फिक्स हो गया बेटा, बिना रटे, केवल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखेंगे तो बिना रटे आप प्रश्नों को जवाब धड़ाधड़ दे देंगे। इस तरीके से आपने देखा, कोऑर्डिनेट के बारे में आपने चर्चा किया, इसके बाद आपने पाद और चरण और चतुर्थांश के बारे में चर्चा किया, फिर आप देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे किस पाद में स्थित होंगे, उसके चिन्ह का हमने चर्चा किया। अब हमारे पास बेटा यह बात आता है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में आपके पास पढ़ना है कि अब हमारे पास दो बिंदु हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। आप सीधा सीधी यह देखें, जैसे आपसे अगर कोई सवाल करता हो बेटा कि आपके स्कूल की दूरी कितना है, तो तुरंत आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर जी कहां से,
हम पूछे कि आपके स्कूल की दूरी कितना है, तो आप कहिएगा कहां से, तो कहेंगे गया जंक्शन से, स्टेशन से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो कहोगे 5 किलोमीटर है। क्योंकि मैंने किसी पॉइंट के पोजीशन निर्धारित करने से पहले किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट का होना जरूरी है। तब देखो दोस्तों, सपोज करो कि यहां पे आपके पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे है। मान लो ये A है और ये B है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करना है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। देखो बाबू, ये दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो होगा वह AB होगा और इसका फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का अंतर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए, x कोऑर्डिनेट का अंतर उसका स्क्वायर, अब y कोऑर्डिनेट का अंतर उसका स्क्वायर। हम बताएंगे आपको फिर स्क्रीन पे। तो अभी आप ध्यान देंगे यहाँ पे समझने के लिए कि हमारे पास अगर दो बिंदु दिया गया है तो दोनों बिंदुओं के बीच की हम दूरी निकाल लेंगे। अब इस पे कोई आपके पास सवाल दे देता है 4,3 हो, यहाँ पे मान लो कि 2,5 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो AB बराबर आप मान रख दो 4 माइनस 2 बेटा x1 का मान यहाँ और y2 x2 का मान रख दिया प्लस 3 माइनस 5 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया -2 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया ये भी -2 का स्क्वायर, ये 4 बेटा ये भी 4, ये 8 आके निकल के आ गया 2√2 यूनिट्स। तो दूरी इकाई में आप यहाँ पे देखा इस तरीके से, तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया। अब आपके पास सवाल बनता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी तो आपने ज्ञात कर लिया, इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सपोज करो, मान लिया जाए जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बात है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। देखेंगे आप विभाजन सूत्र, अरे नामे एकरा पता चलता है कि बांटे वाला हो, विभाजन करे वाला हो विभाजन सूत्र। तो क्या आपने देखा सेक्शन फार्मूला में विभाजन सूत्र है? तो आप यहां पर यह देखेंगे, मान लिया जाए कि आपके पास रेखा है और यह रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खंड है। तो आप यहां पर देखेंगे बेटा, सपोज करना कि ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B एक अदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड AB है। अब इस AB रेखा खंड को ऐसा कहें कि P एक पॉइंट है जो इसके अंदर में है। ये P पॉइंट इस AB रेखा खंड को दो भागों में बांटती है, अंदर में बांटती है। तो कितना अनुपात में बांटती है? तो यहां से यहां तक AP और यहां से यहां तक PB। तो हमने कहा ये PM और PBN, यहां से यहां तक M और यहां से यहां तक n भागों में ये जो है ना बाबू बांटती है। तब कहता है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या कहा? दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खंड को यदि कोई बिंदु मान लिया कि P है जिसको m:n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो उस स्थिति में उस पॉइंट का नियामक क्या होगा? देखो मेरे दोस्तों, इस स्थिति में इसका x नियामक होगा mx2। रटना नहीं यार, आराम से mx2 प्लस n से ले आ बेटा nx1, ये x1 है हो, nx1 बटा m प्लस n, x नियामक निकल गया, y नियामक निकालेंगे my2, इसका दूरी वाला लेंगे my2
प्लस यहां से आ जाएंगे NY1 बटा M प्लस N। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा, क्या देखा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खंड को यदि कोई रेखा M:N के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तब उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे बेटा। अब अगर बात ऐसी आती है, सपोज किया जाए आपका कि मान लेते हैं हम कि कोई रेखा इस प्रकार से दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, अगर उसका मिडिल पॉइंट की अगर आवश्यकता मुझे पड़े, मध्य बिंदु की आवश्यकता पड़े, तो क्या करेंगे बेटा? तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? ज्वाइन करा रहे हैं। तो ज्वाइन करने की स्थिति में कहता है कि ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा खंड AB का ये P पॉइंट जो है वह मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु पर उसको बांटता है। तो मिडिल का मतलब बराबर, यहां से यहां तक समान, यहां से यहां तक समान, यानी AP बराबर क्या होगा? PB होगा। तो आपने लिया था AP बराबर PB। अब यहाँ AP और PB का मान भी AP कैंसिल कर दो, 1 1, यानी यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी P बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। तो इस स्थिति में इसका x कोऑर्डिनेट M के जगह पर केवल 1 रख दो। देखो mx2 तो 1 रख दिया तो क्या देखेंगे? x2 प्लस x1 बाई 2, m और n के मान 1 रख दिया, बस देखिए सरासर आपने निकाल देगा। और इसका y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वह y1 और y2 का जोड़ हो जाएगा बेटा। तो आपने क्या देखा? बहुत आसानी से आपने देखा कि दो बिंदुओं को अगर कोई रेखा मिलाने वाली हो और उस रेखा खंड पर मान लिया हम कि P कोई पॉइंट है, वह मिडिल पॉइंट है, तो वैसी स्थिति में उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किया, फिर देखा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को कोई बिंदु उसको अंतः n:n के अनुपात में विभाजित कर रहा था, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y दोनों का कोऑर्डिनेट आप लोगों ने देखा, यहाँ पे निकाला। फिर क्या हुआ कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा खंड AB है, इस AB रेखा खंड पर P एक पॉइंट है जो AB का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जिसका x कोऑर्डिनेट आपने देखा कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट आपने देखा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से बेटा सेक्शन फार्मूला में दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन है। लेकिन आप लोगों को मात्र केवल इंटरनली डिवीजन पढ़ना है, एक्सटर्नली डिवीजन जो है वह 11th क्लास में पढ़ना है। तो सिर्फ उसमें कुछ होता ज्यादा नहीं है, हल्का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सीधा आप देखेंगे कि सपोज करो कि ये आपके पास एक रेखा है, यहाँ x1 और y1, और यहाँ पे मान लेते हैं कि B एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यह AB रेखा को ये P पॉइंट जो है से बाहरी विभाजित करता है, एक्सटर्नली डिवीजन करता है। तो क्या देखेंगे आप कि यहां से लेके यहां तक m और यहां से लेकर के यहां तक n के रूप में y विभाजित करता है, तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, केवल सिर्फ चिन्ह जो होगा वह प्लस है, वहां चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, बस। लेकिन अभी आपके 10th क्लास में इसका जरूरत नहीं है। तो आपने देखा इस तरीके से डिवीजन सूत्र को आप लोग ने देख लिया। अब हमारे पास बनता क्या है? एरिया का बारे में है। एरिया क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के अगर तीनों शीर्षों का निर्देशांक अगर दिया गया है, तो आप वहां पर देखेंगे बाबू कि जो आप अभी तक पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित बात, वह इस प्रकार से पढ़े हैं कि यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में
भुजा का अगर आधार दिया हो और उसका ऊंचाई अगर दिया गया हो तो आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस तरीके से आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र का भी आपने इस्तेमाल किया है, उससे भी आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। लेकिन आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नई बात देखने वाले हैं कि एक त्रिभुज है और उसके 3 शीर्ष हैं। शीर्ष मतलब आप उसको देख रहे हैं वर्टेक्स, ठीक है। अगर तीनों शीर्षों का नियामक अगर दिया गया हो तो उस स्थिति में आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो ज्ञात करें। अब आप आसानी से यहां पर निकालेंगे बेटा, देखेंगे मान लिया कि त्रिभुज में 3 शीर्ष ए और बी और सी है। तीनों शीर्षों का नियामक ए का नियामक x1 y1 हो, बी का नियामक x2 y2 हो और सी का नियामक x3 y3 है, तब उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा देखेंगे हम लोग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो प्राप्त होकर के आएगा उसका फार्मूला तय करेंगे बेटा। आप देखें यहां पर सपोज करते हैं हम यहां से कि ये आपका एक त्रिभुज ले लिया हमने इस प्रकार से, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तब कहता है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। एरिया जब भी निकालेंगे तो वह स्क्वायर में आता है, तो एरिया निगेटिव भी होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखने वाले हैं, अब हमारे बीच यहाँ पे सवाल इस तरह का आ गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दिया गया है, जहां ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2, सी का नियामक x3 y3। तो इस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रटना नहीं है बेटा, देखो आराम से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, ध्यान देंगे मैंने लिया x1, क्या लिया x1, इसको छोड़ दो, x कोऑर्डिनेट का चर्चा नहीं करना है, y2 घटाओ y3। ध्यान से देखना बेटा, y2 माइनस y3, क्या किया x1 लिया, क्या लिया बाबू x1 लिया, x को कोऑर्डिनेट को अब छोड़ देना है तो इसको हटा दो, बचा ये दोनों, अब इसमें से क्रम सीधे चलेंगे तो y2 माइनस क्या करेंगे y3। अब इसके बाद क्या करना है कि हमको x2 लेना है, ठीक है। यहां पे x2 लिया तो इसको छोड़ दो, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस, अब हम यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट x3 ले लिया, इसको छोड़ दो, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये क्या आपके आ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक अगर दिया गया है बाबू, तो उसका क्षेत्रफल जो हम लोग प्राप्त करेंगे 1/2 x1। अब x1 छोड़ दो तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। देखिए ये आपके पास बोर्ड पे है अवेलेबल। अब इस स्थिति में क्या करना, अब आगे हमारे पास है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। अब ये तीनों पॉइंट सपोज करो कि एक रेखा पर आ जाए, सपोज करो कि ये होगा, बी होगा, ये सी होगा, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर इस प्रकार से एक रेखा पे ये तीनों पॉइंट आ जाए तो इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। संरेख हो गया मतलब एक ही रेखा में हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि तीनों बिंदुएं अगर संरेख हो, हम यहां पे कहें कि यदि ए बी सी संरेख हो तो सीधा सवाल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा x2 y2 माइनस y3 प्लस x2, आपने कहा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0। अब इसको दो को धक्का दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, दिस इज 0। तो देख रहे हैं बेटा कि यह
यह जो आपके पास आया कंडीशन या इस स्थिति में आया, ये जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के जो निर्देशांक ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 दिए गए थे, अब ये तीनों जो शीर्ष के जो निर्देशांक दिए गए थे अगर एक रेखा में हो जाए तो इसका मतलब ये है कि मुझे यह दिखाना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ गया तो इससे स्पष्ट है कि दिए गए जो त्रिभुज के शीर्ष के जो निर्देशांक हैं वह कॉलिनियर होंगे। अगर नहीं आया तो फिर खत्म बात है भाई। तो इस स्थिति में आपके पास एक सिचुएशन बनता है। अब हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया, इतना ही में आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब हम सवाल की ओर आते हैं बेटा, देखेंगे इधर स्क्रीन पे देखिए आप पूरी चीज को। अब हम यहाँ पे डील कर देते हैं लगातार कंटिन्यू। इस तरीके से आपने अभी तक देखा कोऑर्डिनेट के बारे में, और जो भी हम चर्चा किए हैं उसको हम फिर से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, ठीक है। अब आपके पास ये हमने कहा था कोऑर्डिनेट के बारे में, मैंने इसको बता दिया है खूब अच्छे तरीके से कि कोऑर्डिनेट एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने विस्तार पूर्वक से आपको बताया किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे निर्धारित करते हैं, निर्धारित होकर के आता है वह क्या आता है उसे क्या कहते हैं, सारी बात हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। ये केवल सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया गया कि वीडियो भी देखें और पीडीएफ को भी नोट कर लें आसानी से। चलें आगे हम लोग। अब कहता है बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पे बताया बोर्ड पे बहुत ही सरल तरीके से, इसी चीज को मैंने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन विल बी। एक देख रहे हैं आप कि मूल बिंदु के जो नियामक होते हैं ना वह 0,0 होता है। क्यों होता है वो बताया, ये तो होता है, क्यों होता है वो बोर्ड पे बताया आपको 0,0। फिर आपको कहा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी x0 -x0। सीधा मेरा ये सवाल है कि x अक्ष पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखो बेटा, इधर पॉजिटिव साइड x0, इधर -x0, इसको मैंने कहा y एक्सिस पर, यहां पर आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपका y0, और इधर आप देख रहे हैं तो -y,0। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका सिस्टम यहाँ पे लिखा गया है ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। y अक्ष रहेगा 0,y होना चाहिए, यहां भी 0,-y उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं है। आपको मैंने बोर्ड पे बारीकी से बताया। फिर आपने देखा बेटा कि ये x अक्ष y अक्ष इस बिंदु पे कट गए। मैंने कहा था दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे कटते हो उसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। कंपटीशन में 1 नंबर का सवाल देते रहता है, आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो ये लाइन x अक्ष है, ये लाइन y अक्ष है। बस आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने चिन्ह से संबंधित भी बात का चर्चा कर रखा था। प्रथम कहा था कि द होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो आपने देखा किसी समतल को अगर 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाता है, पाद, चरण, चतुर्थांश। तो देखो बेटा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये क्वाड्रेंट है। आपको मैंने बताया कि प्रथम पाद में चिन्ह कैसा, प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। क्या बात है दोस्तों, अच्छे तरीके से आप इसको देखेंगे। -4 6 देख रहे हैं कि x निगेटिव y पॉजिटिव कहां जाएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव द्वितीय पाद में जाएगा। देखो जी द्वितीय पाद आंसर है। प्लस और माइनस चतुर्थ पाद में जाएगा। देखिए जी ये दूसरा का आंसर चतुर्थ पाद। 4 6 x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब प्रथम पाद। और ये देख रहे हैं कि दोनों गरीब है, माइनस माइनस, x भी निगेटिव y भी निगेटिव बाबू। तो मैंने कहा था गरीब गरीब तीसरा पाद में, धनवान धनवान प्रथम पाद में, गरीब अमीर दूसरा में, और उसके बाद अमीर गरीब चौथा में। तो देखिए कि एकदम गरीब है बेचारा, फकीरा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। चलिए इससे प्रश्न भी हो गए। आपको मैंने 2 बिंदु के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया था।
x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ ज्ञात करनी है। तो मैंने विस्तार से यहाँ पे बता रखा है कि यहां से इसका लंब खींच दिया, इस पॉइंट पे लंब खींच दिया। देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी x1, यहां से यहां तक की दूरी y1, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। फिर आपने क्या और देख रहे हैं कि x2 y2 है, तो पूरी दूरी यहां से यहां तक x2 और ये पूरा दूरी y2। अब क्या बात है बेटा कि ये दूरी मालूम, पूरा दूरी मालूम, ये कितना, तब पूरा में से इतना हटा दो तो ये बचेगा, यानी x2 माइनस x1 ये होगा। देख रहे हैं कि PR बराबर mn होगा x2 माइनस x1। चलिए कोई बात नहीं है, PR का मान मैंने निकाला बेटा x2 माइनस x1। अब देखो दोस्तों, पूरा यहां से यहां तक की दूरी y2 है और ये हमारी दूरी जो आपके पास दिया गया है y1 है और इसके बराबर होगा, क्योंकि आयताकार है तो ये भी y1 है। तो पूरी दूरी y2 और ये y1, तो ये कितना होगा, पूरा में से इसको घटा दो तो y2 माइनस y1 QR होगा। देखिए जी QR हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तो P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना था, PQ, जो आपने देखा x2 माइनस x1 कहें या x1 माइनस x2 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। यहां भी y2 माइनस y1 कहें या y1 माइनस y2 कहें होल स्क्वायर। कभी कभी ये भी पूछता है x1 और x2 क्या है, तो x नियामकों का डिफरेंस है यानी अंतर है, उसका स्क्वायर प्लस y नियामकों का अंतर का स्क्वायर। ये आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होता है बेटा। देखिए इसमें मैंने सवाल भी रखा है 15, -2 और 3 के बीच की दूरी निकालें। क्या बात है, अरे x1 y1 देले है बापू, x2 y2 देले है, वो देखो यहाँ पे मैंने दिखाया। अब ये दोनों का बीच का दूरी, तो फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 15 - 3 का होल स्क्वायर, और फिर देखो बेटा -2 और -3 का होल स्क्वायर। चूंकि मान रखो ना यार, रख करके सॉल्व करो। 15 में से 3 गया, 12 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो 169 और 169 का वर्गमूल 13। यानी कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आ गया वह 13 यूनिट्स आ गया बेटा। अब देखो एक बात यहां पे और है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0, 0, मैंने x, y यहां से लिया, P पॉइंट, इसका पोजीशन लेंगे। तो इस पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए x अक्ष पे लंब खींचा, तो देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का दूरी x, यहां से यहां तक का दूरी y। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना, और राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन आता है तो पाइथागोरस ने कहा था, क्या कहा था, कर्ण का स्क्वायर और लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है बेटा। तो इसका स्क्वायर के जोड़ के बराबर ये अकेले ओपी होगा। देखो जी ओपी स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आ गया निकल करके, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। अब सपोज करो कि मूल बिंदु 0, 0 और पॉइंट आपका x, y था, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात किया तो क्या नजर आया, x स्क्वायर y स्क्वायर, मैंने 0 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सवाल कहता है आपके पास, देखिए बेटा 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट अंडर निकाल दो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, रूट 13 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी होगी, केवल उसी पॉइंट को स्क्वायर करके और जोड़ देना, रूट चढ़ा देना, वो आपके पास प्राप्त होगा। अब आपको सेक्शन